नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण का एडिटोरियल और जनसत्ता का जो एडिटोरियल होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, चीज़ों को विस्तार से और गहराई से बताते हैं कि ताकि जो भी आपकी लेखन शैली है, जो भी आपके एग्ज़ाम है, उनमें आपको हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। तो सबसे पहले चलते हैं मोटिवेशनल वाक्यों को देखते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, गुस्से में कभी कुछ न करें क्योंकि तब हर चीज़ गलत होती है। ऐसे तमाम तरह के लोग हैं, जब गुस्से में आते हैं, आवेश में आते हैं तो तमाम तरह के कमिटमेंट कर लेते हैं। मैं आपसे नहीं बोलूँगा, आपसे रिश्ता ख़त्म कर लूँगा, गोली मार दूँगा। पर दोस्तों, कहीं न कहीं वो चीज़ गलत होती है। जब इंसान होश में आता है या फिर 2-4 दिन बीत जाता, तब उसे एहसास होता हो उसकी गलतियों का। ऐसे कई सारे रिश्ते हमने देखे हैं जो उसने किया आज वो बहुत भुगत रहे हैं, और वो अपनी गलतियों के लिए जिस तरह से प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी काम नहीं आने वाला। हमारे कुछ मित्र यार भी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत गुस्से में कुछ बोल दिए हैं, आज उनकी ज़िंदगी समझ लीजिए ख़राब पड़ी हुई है, मात्र एक छोटी सी गलती। तो बस इस मोटिवेशनल सेंटेंस से आपको ये सीख मिलती है, यदि आप गुस्से में हो तो आप शांत रहने की कोशिश करें, कुछ बोलने से, कुछ करने से बचें, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला वो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। आपके लोगों को भी उसकी क्षति उठानी पड़ सकती है, जो लोग आपसे जुड़े हैं। तो चलते हैं अब आगे दोस्तों, बात करते हैं अमल में निहित है शिक्षा नीति का भविष्य। आज शिक्षा के ऊपर बात करेंगे, जो नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है शिक्षा को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही कि निजीकरण हो जाएगा, फिर नौकरियां ख़त्म हो जाएगी, जो बीटीसी बीएड किए हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पाएगी, ऐसे में देश गर्द की तरफ चल जाएगा। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसे लिखा राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी ने। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, कुछ साल पहले की बात है जब पिछली सरकार में एक मंत्री से मैंने पूछा कि शिक्षा के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है, मतलब आपकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है, क्या मानसिकता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलेंगे। उनकी बात को बीच में रोकते हुए मैंने कहा कि क्या अधिक स्कूल खोलने से मस्तिष्क के कपाट भी खोले जा सकेंगे। इसी संवाद ने उसे नई शिक्षा नीति की अंकुर बो दिए, जो बीते दिनों सामने आई। जब मैं प्रकांड विद्वान प्रो मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद से जुड़ा था, तो हमने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर जोशी चूँकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके थे, इसलिए इस मामले में उनका नज़रिया एकदम स्पष्ट था। उनका मानना था कि कोठारी आयोग के बाद हमने शिक्षा नीति को समग्रता से नहीं देखा। ऐसे में हालिया घटनाक्रमों का उचित विश्लेषण कर हमें नई शिक्षा नीति तैयार करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो कोठारी आयोग है वो शिक्षा नीति से रिलेटेड है। इसे कभी कभार पूछ लिया जाता है ऑप्शन में। इस प्रकार चुनाव में नई शिक्षा नीति का वादा किया गया, जो अब पूरा भी हो गया। वर्ष 1986 में आई नीति के करीब 3.5 दशक बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली। यह भारत को विश्व शक्ति बनाने की राह पर ले जाएगी और उसकी बुनियाद ज्ञान पर आधारित होगी। यह नीति शैक्षणिक ढांचे में व्यापक बदलाव करने वाली है। शिक्षा में गवर्नेंस, डिलीवरी और उसके उसके वित्त पोषण का होता है, जो आर्थिक सहयोग होगा, आर्थिक जो पैसा लगाया जाएगा। लिहाज से यह पारिभाषिक, संस्थागत ढांचे से लेकर परिचालन के स्तर तक परिवर्तन एवं कायाकल्प करने वाली है। जहाँ तक प्रभाव के दृष्टिकोण से बड़े बदलाव की बात है, तो मुझे सबसे अहम पहलू यही लगता है कि हमने शिक्षा में ठहराव को समाप्त किया है। नई नीति व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही सहगामी पाठ्यक्रम के लिए आधार तैयार करती है। इतना ही नहीं, कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में विकल्पों की भरमार के साथ ही क्रेडिट ट्रांसफ़र के साथ ही मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की पेशकश भी करती है। यानी छात्रों को पाठ्यक्रम बदलने की सुविधा मिलेगी और उसमें पिछले पाठ्यक्रम में की गई उनकी मेहनत जाया भी नहीं होगी। तो आज एक चीज़ मैं आपको हकीकत बता दें, ऐसी तमाम तरह की नीतियाँ शिक्षा से रिलेटेड आ चुकी हैं। और अभी फ़िलहाल जो चर्चा हो रही है निजीकरण के बारे में, तो आपको एक चीज़ बता दें, हमारे देश में जो जीडीपी का जो एक अंश लगाया जाता है वो नाम मात्र का होता है। हमारे जो कंपैरिजन में जो अन्य देश हैं, जो हमसे कम आर्थिक दृष्टि से हमसे बहुत ही कमज़ोर हैं, वो भी हमसे ज़्यादा शिक्षा पे बजट पेश करते हैं। और हमारे देश में दोस्तों, चाहे
मेडिकल मेडिकल जैसी चीज़ों में जानते हैं क्या होना चाहिए, एक रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकली वीक। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है उससे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, उसे सहूलियत बरतनी चाहिए। पर नहीं दोस्तों, कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी, सबको लूटा जाएगा, चाहे वो कितना भी अमीर हो चाहे गरीब। जितनी दवाओं का पैसा उससे लिया जाएगा, उतना ये गरीब निर्धन जो रोड पे सो रहा है उससे भी हम उतना रुपया लेंगे। यही कारण है कि हमारे देश में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और देश में विकास रुका हुआ है। आप सोचिए, जब शिक्षा के क्षेत्र में आप व्यवसायीकरण करेंगे, एज ए बिजनेस उसे मॉडरेट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बौद्धिक स्तर पर अच्छे लोग मिल सकते हैं? क्योंकि आप तो पहले ही उसे व्यवसाय में रूप दे दिए हैं। बीटीसी बीएड की पढ़ाई जब प्राइवेट संस्थानों में परिवारगण जब जाते हैं दाखिले के लिए अपने बच्चों बच्चियों के लिए, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से एक पूरा व्यवसायीकरण कर दिया गया। 40,000 50,000 सेमेस्टर लगेगा। सब लोग एबल नहीं है कि सब लोग 50,000 रुपया दे दें। तो ये जो शिक्षा नीति है, इसमें बदलाव से पहले दोस्तों कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ योजनाओं को आप लाइए। ऐसे में तो जो धक्के खा रही है, जो सारी चीज़ें चली आ रहे हैं, उससे कुछ मतलब होने वाला नहीं है। मिडिल स्कूल में कोडिंग को एक भाषा के रूप में शामिल करने से नई पीढ़ी की रचनात्मक संभावनाओं को नए पंख मिलेंगे। रचनात्मक सोच, तर्क शक्ति, निर्णय और नवाचार को शामिल कर भारतीय शिक्षा दुनिया में संभवतः सबसे बेहतरीन व्यवस्था की पांति में शामिल हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में स्वतंत्रता और लचीलेपन का भी समावेश है। पाठ्यक्रम निर्माण और क्रियान्वयन के लिए इसमें संस्थानों अकादमिक वर्ग को अधिक छूट दी गई है। मान्यता प्राप्त कॉलेज प्रणाली अब अतीत की बात हो जाएगी। शिक्षकों को अपने हिसाब से पढ़ाने की आज़ादी होगी। अध्ययन के तौर तरीके भी ऐसे अनुभव आधारित अधिक होंगे, जिससे सीखने की प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ेगी। इससे पाठ को रटने के बजाय वास्तव में ज्ञान का हस्तांतरण प्रभावी रूप में संभव हो सकेगा। स्व मूल्यांकन के साथ बृहद रिपोर्ट कार्ड छात्रों को गहन आत्मविश्लेषण की ओर अग्रसर कर उनके भीतर व्यापक बदलाव का आधार बनेगा। तो आप देख सकते हैं जो शिक्षा नीति में कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे अपेक्षा की जा रही है कि ये इट शुड बी हेयर, ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो चलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि देर आई दुरुस्त आई, पर कुछ पाठ्यक्रम हैं जो आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं शिक्षा नीति में, तो ठीक है। पर जो सबसे बड़ी बात है, आपको लगता है जो हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, ये है क्या? कुछ बातें बस संविधान में लिखी हुई हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम। अभी आप निकल जाइए सरकार के लिए कोई देश, मतलब सरकार विरोधी कोई बात यदि आपने रख दिया, किसी के पल्ले आप चढ़ गए तो भैया आप जेल चले गए। तो वेयर इज़ योर फंडामेंटल राइट्स? ये क्या किया जा रहा है? आपकी फंडामेंटल राइट्स का एक तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो चीज़ें संविधान में लिखी गई हैं उसके हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है। दिग्गजों के प्रेरक वीडियो ने न केवल बच्चों पर पढ़ाई का बोझ घटाएंगे, बल्कि इससे उन्हें प्रेरणा भी मिलेगी। नई शिक्षा नीति को हमने लचीला तो बनाया, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया है कि उससे कोई समझौता ना हो। आज की जो बात है मित्रों, आपको भी पता होगा, यदि आपके परिवार में कोई छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर बताइएगा उनकी फ़ीस कितनी होगी। आप सोचिए, प्राइवेट में सबको पता, गवर्नमेंट भी जाती है कि जो सरकारी विद्यालय वो मात्र बस ऐसे ही वोट बैंक चल रहा है, वहाँ पे शिक्षा कैसी होती है, उसका स्तर क्या है। और दोस्तों आप ही सोचिए, जो इस समय फ़ीस लिया जा रहा है तमाम तरह जगहों पे, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, मतलब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसका भी 50,000 रुपया ले रहे हैं जो बड़े बड़े शहरों में विद्यालय हैं। ये लूट मची हुई है, दाखिला नहीं कोई ले पा रहा है, ऊपर से तानाशाही चल रही विद्यालयों में। चाहे स्कूली शिक्षा हो, कोई डिग्री उसे हासिल करने के बाद सक्षमता बढ़नी चाहिए, इसलिए मिडिल स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका तात्पर्य है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में कौशल संवर्धन और क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को प्रासंगिक बना रहे हैं। कौशल अर्जित करने के बाद कोई पढ़ाई के दौरान कमाई भी करने में सक्षम हो सकता है। सक्षमता आकलन से शिक्षा और सार्थक बनेगी। मौजूद सैद्धांतिक शिक्षा ढांचे के कारण बीच राह पढ़ाई छोड़ने वालों की समस्या
जो मुश्किलें हैं का समाधान भी होगा। 2 वर्षीय डिप्लोमा, दीर्घावधिक डिग्री कोर्स, एकेडमिक क्रेडिट बैंक और क्रेडिट स्कोर के साथ MOS यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जैसे नवाचारी कदम इसलिए उठाए गए हैं। सब फर्जी है, आपको बता दें। मैं हमेशा ऐसे विषयों, ऐसे शिक्षा नीति का समर्थन करता हूँ जिनसे इंसान का बौद्धिक स्तर तो मजबूत हो, साथ साथ वो समाज में जो उसका एक अस्तित्व हो, जो उसकी सोच हो, समाज हित में हो, देश हित में हो। ये सब नौकरी के लिए बना रहे हैं डिप्लोमा, तो उनके लिए अलग से तो बनी हुई है पहले से। अब ये भी आप बताएंगे क्रेडिट बैंक, क्रेडिट स्कोर, बस लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि लड़का जो है कि 35-40 साल तक बस पढ़ाई करता रहे। ठीक है, आप जब जाएंगे ना विदेशों में, स्पेशली जब जापान में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो जानते हैं वो क्या करते हैं, वो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद इतने अच्छे पदों पे चले जाते हैं नौकरी में कि आप सोच नहीं सकते। जो यहाँ का बंदा 10 साल 15 साल प्रोफेशनल होकर भी नहीं उस पद पे पहुँचता, वहाँ वो इनिशियली में पहुँच जाते हैं और साथ में पढ़ते भी रहते हैं। और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है। यहाँ पे जानते हैं क्यों प्रेशर, यहाँ की कंपनी क्या करती है, आपको 10,000 रुपया देगी और 10 लोगों का काम कराएगी। और ये प्रेशर विदेशों में नहीं, वहाँ पे तमाम तरह के जो रूल हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसे वो फॉलो करते हैं। नहीं फॉलो करोगे तो अरबों की तुम्हारी कंपनी हो बंद हो जाएगी। अब हमारे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ MSP नहीं है, यहाँ भी बनाओ ना, कम से कम इतना सैलरी देना कंपलसरी करिए। कुछ नहीं है, उनको तो यही चाहिए कि बैल मिल जाए, खच्चर मिल जाए, थोड़ा सा उसे समझा दो, 10-15 हज़ार रुपया दो, 20 लोगों का काम कराओ, ऊपर से गाली दो, रात दिन काम कराओ। मैं आपको बता दूं, जो लोग सेल्स में काम करते हैं, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, उनको तो 5-6 लाख भी दो महीने का तो कम है। बेचारे सुबह का निकलेंगे, रात को 11 बजे 12 बजे अपने क्वार्टर पे, अपने रूम पे पहुँचते हैं। इससे उनको कोई मतलब नहीं। कंपनी को इजाफा होना चाहिए, मुनाफा होना चाहिए। वो तो चाहती है तुम 10 लाख का काम मेरे लिए करो महीने का, हम तुमको देंगे 10,000। इस विषय में कोई बात नहीं करेगा। सरकारी एवं निजी संस्थानों के लिए एक समान मानक सुनिश्चित करने से हम बेहतर नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब सभी के लिए मैदान एक समान होगा। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन, उनके कार्यकाल की निगरानी और शिक्षकों के लिए उपलब्ध प्रशासनिक दायित्वों की व्यवस्था ऐसे क्रांतिकारी बदलाव हैं जो अच्छी प्रतिभाओं को अकादमिक जगत की ओर आकर्षित करेंगे। जहाँ तक अवसंरचना के पैमाने की बात है, तो प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों और डिजिटल शिक्षा वाले क्लस्टरिंग अप्रोच के साथ जिला स्तर पर आत्मनिर्भरता जिलों और तहसील तालुक के बीच मौजूदा खाई की भरपाई करने का काम करेगी। विज्ञान, गणित और कला का मिश्रण छात्रों में उत्सुकता का भाव इतना बढ़ा देगा कि इससे आजीवन सीखने की तत्परता बढ़ेगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शोध अनुसंधान को एक नया क्षितिज देगा। साथ ही किसी संस्थान के संचालन में पूर्व छात्रों की भूमिका भी शैक्षणिक तंत्र को प्रभावित करेगी। मैं हमेशा से नौकरशाही को शिक्षा से दूर देखने के विचार का हिमायती रहा हूँ और मुझे खुशी की नई शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा सेवा यानी IAS को दूर रखने के विचार को मान लिया गया है। वर्ष 1966 में प्रत्येक समिति ने इसकी सिफारिश की। इस विचार पर प्रहार आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि इसमें सफलता मिली। नई शिक्षा नीति के उम्दा विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें नौकरशाही के स्तर पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की दरकार होगी। भारत के शैक्षणिक तंत्र में नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से एक ऊंची छलांग है। हालांकि काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे किस रूप में लेकर कैसे चालू किया जाता है। कुल मिलाकर जब एक अभिभावक के रूप में मैं इस नीति पर नज़र डालूंगा तो स्वयं उल्लास महसूस करता हूँ। आयुष्मान भारत के जरिए एक स्वस्थ भारत की सशक्त बुनियाद रखने के बाद PM मोदी ने शिक्षा के अगले मोर्चे को बखूबी साधने का काम किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक और आधार आश्वासन है। तो दोस्तों, कभी कभार कुछ एडिटोरियल को जब आप पढ़ा करिए तो उसमें खुद भी एक नई विचारधारा इम्प्लीमेंट करिए, नई विचारधारा, नई सोच डालिए। ऐसे फर्जी तमाम तरह की बातें आएंगी, ठीक है। थोड़ा अपना भी दिमाग दौड़ा करिए। क्या वो दिन आप भूल गए, 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया? कहाँ गया? मिला क्या आपको कुछ? तो इस तरह की तमाम तरह की जो शिक्षा नीति में बदलाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो सरकार है आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रही है। आप भटकिए मत। जो बेसिक जो नीड्स है एक इंसान की, देखिए आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता उस चीज़ की होगी जो आपके पास नहीं है,
और वो आवश्यकता पहले यदि पूरी कर दी जाए तो बेहतर है। यदि आपके पास सब लोग इतने सक्षम नहीं लाख रुपए लगा दें अपने बच्चों के ऊपर। आजकल देखते हैं रोजगार की वो समस्या है कि लोग 2 वक्त का खाना खा ले रहे, वही बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में शिक्षा नीति फलाना नीति पहले छोड़ो, रोजगार की व्यवस्था करो। जब रोजगार होगा तो 2 लाख भी मांगोगे ना, फीस तो वो भी दिया जाएगा। तो आज ज़्यादातर देख रहा हूँ ना मैं, लोग जाके सड़कों पर ईंटा फेंक रहे हैं, मनरेगा से जुड़ गए हैं। यही है विकास। नमस्कार, जय हिंद।